उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो। इधर से जमीन ने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो। इरादों की टोली लिए साथ में, उजाले रचाने चली, न देश बनाने चली। कभी कभी इतिहास किताबों में नहीं बल्कि हौसले के कदमों में लिखा जाता है। जहां सदियों से पुरुषों के स्वर गूंजते रहे हों, वहां जब पहली बार एक स्त्री की आवाज गूंजे तो वह सिर्फ पद नहीं संभालती, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नया आसमान रच देती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम अपना आसमान और मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। आज अपना आसमान में हमारे साथ हैं उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष और अनगिनत बेटियों के लिए प्रेरणा की मिसाल ऋतु खंडूरी भूषण जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद दीक्षा। नमस्कार मैम। क्योंकि शुरुआत पहली बार महिलाओं की आवाज़ गूंजने से हुई है, तो सबसे पहले तो पहला रिएक्शन यही आता है कि जब पहली बार वो पद संभाला बतौर महिला नेत्री के नाते, तो क्या मन में भाव थे, क्या उसकी कल्पना पहले कभी की थी, और वो हो जाने के बाद क्या चल रहा था मन में जब आप उस कुर्सी पर पहली बार बैठी? देखिए, कल्पना तो कभी भी नहीं की थी। मैं दूसरी बार की विधायक हूँ और अपनी पॉलिटिकल करियर मैंने 2017 में शुरू किया, तो बहुत ही जल्दी मुझे इतना बड़ा पद दिया गया। एक महिला को ट्रस्ट किया गया। एक छोटे से प्रदेश ने ये निर्णय लिया कि इस बार हमारी जो विधानसभा की अध्यक्ष होंगी वो महिला होंगी। तो शुरू में तो एकदम से एक मतलब आई कैन से कि नर्वसनेस हुई कि अरे इतना बड़ा पद, क्योंकि पद कुर्सी है, पद है, 70 विधायक हैं जिनको आपको संभालना है, सदन ठीक से चले इसके लिए निर्णय लेने हैं। तो इट वाज अ काइंड ऑफ अ शॉक इन द बिगिनिंग। लेकिन जब वो सीप इन हुआ, जब उसके बारे में सोचना शुरू किया, तो बहुत ही गौरवपूर्ण मेरे लिए था कि ये आज विश्वास भारत करने लगा है कि महिलाओं को भी ऐसे पद दिए जा सकते हैं जहां वो अपने लिए, अपनी बहनों के लिए और देश के लिए निर्णय ले सकती है। तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जब कुर्सी पर बैठी तो एक कार्य करना है, एक इसकी अनुभूति हुई, अच्छे से कार्य करना है, कॉन्फिडेंटली करना है, उस कुर्सी की गरिमा रखनी है। जो कुर्सी एक बहन को, एक महिला को बहुत भरोसे के साथ दी गई है, उस कुर्सी की गरिमा रखनी है। और पिछले 4-4.5 साल से मैं पूरी तरह से प्रयास कर रही हूँ कि जो स्पीकर उत्तराखंड की हूँ उस कुर्सी की मैं गरिमा रख सकूँ। बिल्कुल मैम, पहाड़ी क्षेत्र के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यहाँ पर महिलाएं ज़्यादा काम करती हैं। अब जब मैं अपने देश की बात करती हूँ, इस नए भारत की बात करती हूँ, तो यहाँ सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात नहीं होती, अब विमेन लेड डेवलपमेंट की बात होती है। जी। ऐसे में जब उसी थीम की बात करते हुए जब आपको स्पीकर पद पर लाया जाता है और वे विमेन लेड डेवलपमेंट का उदाहरण साक्षात नजर आता है, जी, तो क्या बदलाव होता है आपके अंदर? तो जिम्मेदारी का भाव आता ही है, क्योंकि आपने समान भाव के साथ सबको सुनना भी है और उसे सुचारू रूप से चलाना भी है। लेकिन कितनी बड़ी जिम्मेदारी ये और कितना मुश्किल ये, चेतावनी क्या और चैलेंजेस क्या? देखिए, जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है और केवल पद की गरिमा ही नहीं रखनी है, क्योंकि एक महिला इस पद पर बैठी है तो मुझे ये भी चिंता करनी है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर आदरणीय मोदी जी जो प्रयास कर रहे हैं कि बहनों को ऐसी जगह पर बिठाया जाए जहां वो डेवलपमेंट को लीड करें, तो उन प्रयासों को किस तरह से आम जनता तक हम पहुंचाएं, परसेप्शन बदलना है। ऐसा नहीं है, अगर मैं केवल उत्तराखंड की बात करूं तो मैंने बहुत सशक्त महिलाओं को बहुत अपने बचपन से देखा है जी। चाहे वो मेरी दादी नानी हो या अन्य महिलाएं हो, मैंने बहुत सशक्त महिलाएं देखी हैं जिनकी अपनी एक आवाज़ थी।
बोलती थी, भले सुनी जाती थी नहीं सुनी जाती थी वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन सशक्त महिलाओं को देखा है। तो ये जो जिम्मेवारी मुझे दी गई ये केवल मेरे लिए नहीं थी, ये इस देश की और उत्तराखंड की महिलाओं के लिए एक बहुत सम्मान का कार्य था। और जो सम्मान हम सबको मिला है उसको देखते हुए मेरा जो कर्तव्य बनता है, जो मेरा कर्तव्य है, जो मुझे करना चाहिए, वो इस परसेप्शन को हर महिला, हर बेटी तक पहुंचाना है कि आज के भारत में ये हो सकता है। आज के भारत में हमें मौके दिए जा रहे हैं और आज के भारत में जैसे ही ये मौके मिलते हैं हमें उन्हें ग्रैब करना है, संभालना है और इन मौक़ों को यूज़ करते हुए जहां अपनी बहनों को आगे ले जाना है जी, वहीं देश को भी आगे ले जाना है। क्या बात है, बहुत खूब मैम। मैम आप, अगर मैं शुरुआती दौर की बात करूं, राजनीति से पहले जी, तो आप शिक्षिका भी रही जी, लेखिका भी हैं आप, जी, 3 किताबें जी, आपने लिखी हैं। जी। मैम वो जो बौद्धिक यात्रा है उसने आपकी इस नेतृत्व की यात्रा को कैसे गढ़ा? देखिए, बौद्धिक यात्रा से पहले मैं एक आर्मी ऑफिसर की डॉटर हूँ, बिल्कुल, सेना से आई हूँ और उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मुझे ये मिला है कि मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमी हूँ। तो मैंने हर तरह का कल्चर देखा है, बहुत सी संस्कृति देखी है, विचार देखे हैं और पर्सनालिटी जब डेवलप होती है बचपन से लेके, अगर मैं कहूँ जब मैं पढ़ाने लगी या राजनीति में आई, सो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी इनसे भी होती है, ट्रैवल से होती है, देखने से होती है, अन्य लोगों से मिलने से होती है, डिफरेंट कल्चर से होती है, खान पान से होती है। तो एक शुरुआती जो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हुआ वो सेना से हुआ। उसके बाद फिर जब मैंने पढ़ना लिखना शुरू किया वो एक नई यात्रा थी मेरे लिए। बहुत आसान नहीं होता है कॉलेज के 18 साल के बच्चों को पढ़ाना, बिकॉज बैक ऑफ द माइंड में ये भी रहता है कि ये केवल पढ़ाना नहीं हो रहा है, मैं उसको मोल्ड करना चाहती हूँ और मोल्ड करके एक दिशा दिखाना चाहती हूँ कि वो इस चीज़ को समझे। एज अ टीचर आई एम नॉट ओनली टीचिंग हिम हिस्ट्री और एज आई वाज टीचिंग हिस्ट्री, पर मैं ये भी चाहती हूँ कि उस बच्चे के अंदर वैल्यूज़, मॉरल्स, संस्कार, अपने देश के जो कल्चर है उसको लेकर वो किस तरह से आगे बढ़ सके। सो दिस हैज़ बीन अ ग्रेट जर्नी, बहुत कुछ सीखने को मिला और शायद राजनीति में सेना और पढ़ाने का जो मेरा कार्य रहा है उससे मुझे पॉलिटिक्स करने में बहुत आसानी रही है, कह सकती हूँ। मैम आपके उस दौर की तो हमने बात की जब आपने पढ़ाया, पढ़ लिख कर आप काबिल बनी और आपने बच्चों को आगे पढ़ने के लिए प्रेरित किया, लेकिन अब मैं उस दौर की तरफ जाने वाली हूँ जो आपका बिल्कुल इनिशियल दौर रहा होगा। जी, ऋतु जी का जन्म हुआ, जी, पिता आर्मी ऑफिसर, जी, घर का पारिवारिक माहौल बिल्कुल आर्मी माहौल, एक डिसिप्लिन, अनुशासित माहौल। बिल्कुल। जन्म के बाद क्या वो किस्से रहे, क्या वो बातें रही जो आज भी आपके अंदर हैं और एक्चुअली आपको पूरा परिपक्व बनाती हैं? वो बचपन की कुछ बातें बताइए। देखिए, ऐसा है, नैनीताल में मैं जन्मी, मेरा ननिहाल नैनीताल था और पौड़ी मेरा दादी का घर था। तो मैं काफ़ी हिस्से नैनीताल और पौड़ी के बीच में बहुत घूमी हूँ और मैंने काफ़ी कुछ देखा है। लेकिन बचपन की बहुत सी ऐसी यादें हैं जो आई थिंक आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करती हैं। शुरुआती करूँगी 71 की लड़ाई, मुझे याद है, बहुत छोटी थी मैं तब और अभी भी मेरे गूज़बम्स उठ रहे हैं। वो बचपन याद है, पिता का घर पर ना होना और बहुत समय तक घर पर ना होना, माँ का मोर्चा संभालना। और क्योंकि मेरे पिताजी कमांडिंग ऑफिसर थे तो जब भी एक बॉडी बैग आता था, उस समय तो बैग्स आते थे, वो अभी भी है दिमाग में। और माँ का वो मजबूती से खड़े होकर अपनी बहनों को संभालना, वो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं असर करा है कि दैट इज़ आई थिंक विच हैज़ मेड मी वेरी स्ट्रॉन्ग। उसके बाद आर्मी का डिसिप्लिन, मेरे घर में बहुत क्लैरिटी थी मेरे पिताजी की कि 6 बजे के बाद बेड में नहीं होना है, दिन में सोना नहीं है और इस तरह की बहुत सी अनेक छोटी छोटी बातें। मुझे याद है मैं स्टडी टेबल और मेरे वॉशरूम के बीच में शायद 10 सेकंड का भी फ़र्क नहीं था, लेकिन जितनी बार मैं उठती थी और टेबल छोड़ती थी मुझे लाइट्स बंद करनी होती थी, पंखा बंद करना होता था। सो व्हेन आई गॉट मैरिड और मैं अपने पिताजी के घर पहुंची तो एक टिमटिमाता हुआ बल्ब मुझे जला जब वो MP थे।
तो मैं ऐसे ही, आई थिंक यंग है, सोचते समझते नहीं है, तो मैंने कहा आप क्या बिल नहीं पे कर सकते हैं जो आपके घर में लाइट नहीं जलती है, एक ही लाइट आपकी गार्डन में जलती है टिमटिमाती हुई। एंड दैट वाज आल्सो अ बिग लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। उन्होंने मुझे इस बात को कहा कि बेटा ये बिल की बात नहीं है, नेशनल वेस्टेज नहीं होने देना चाहिए, हमें बिजली बचानी है ताकि गांव के उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंचो जिसको इसकी आवश्यकता है। सो द आर्मी ट्रेनिंग, घर के संस्कार, संस्कृति, मेरे माता पिताजी ने जिस तरह से मुझे पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाया, कभी हमारे घर में बेटा बेटी का फ़र्क नहीं था, जो मुझे पढ़ाया उतना ही भाई को पढ़ाया, या जो भाई को पढ़ाया उतना ही मैं भी पढ़ी हूँ, कभी कोई फ़र्क नहीं था। तो उस ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो मेरा है वो आर्मी बैकग्राउंड की वजह से ऑफ कोर्स है, घर के डिसिप्लिन की वजह से है, संस्कार जो हमको मेरे माता पिता ने मुझे दिए, और साथ ही साथ अपने गुरुजनों को भी याद करना चाहूँगी। इट इज़ माई स्कूल, माई कॉलेज विच हैज़ मेड मी व्हाट आई एम टुडे, बिकॉज बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ संस्कार, वैल्यूज़, मॉरल्स, सेंसिटिविटी, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमने बचपन से अपने घर में देखी हैं और सीखी हैं। एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि मैं एक सैनिक परिवार में पैदा हुई और आज इस तरह उस वहाँ से बहुत कुछ सीख कर देश के लिए अच्छा कार्य करने का प्रयास करती हूँ। बिल्कुल मैम, एक फ़ौजी के परिवार से जब हम लोग आते हैं तो शुरू से एक इंस्पिरेशन होती है, एक प्राउड की फीलिंग होती है कि हमारे पिताजी देश के लिए इतनी बड़ी ड्यूटी अदा कर रहे हैं। जी मैम, वो छोटी सी ऋतु के मन में क्या था? क्या फ़ौज आपको प्रभावित करती थी, या विद द कोर्स ऑफ टाइम आपको राजनीति ने प्रभावित किया? कैसे आया मन में कि आपको भी राजनीति की ओर रुख करना है? फौज की तो यूनिफॉर्म देख के आज भी मन बहुत खुश होता है, मतलब इट्स अनदर फीलिंग ऑल टुगेदर। लेकिन बहुत कुछ देखा, मुझे आपको एक 71 की बात फिर बताना चाहूँगी। सी, ये एक आर्मी ऑफिसर घर में जो बच्चे होते हैं या पत्नी होती है, वो इन चीज़ों को महसूस करती है और देखती है। 71 की लड़ाई के बाद मेरे पिताजी घर नहीं आ पाए, उन्हें भोपाल जाना पड़ा क्योंकि वहाँ बाढ़ आ गई थी। तो आई थिंक वो 8-9 महीने या 1 साल बाद घर आए होंगे। मेरा भाई मुझसे छोटा है, बहुत छोटा उस वक्त था, तो उसने मेरी माँ को कहा, मुझे याद आता है मेरी माँ कैसे कहती है, माँ कोई अंकल आए हैं। सो दैट मीन्स ही कुड नॉट इवन रिकॉग्नाइज हिज फादर। देश की सेवा में थे, कुछ था ही नहीं, मतलब फ़ोन्स नहीं होते थे, आजकल तो मोबाइल हैं, टीवी, कुछ नहीं होता। तो आई रिमेंबर लुकिंग एट माई मदर, मतलब मैं भी बहुत छोटी थी लेकिन मुझे अभी भी उनके वो चेहरे पे वो याद आता है कि कैसे से शी ऑल्सो फेल्ट अ शॉक, ना कि बच्चा भी नहीं पहचान रहा है। इस तरह के सैक्रिफाइसेस पीछे रह के बहनें करती हैं, माएँ करती हैं, यू नो वाइफ्स करती हैं। सो इट्स अ मतलब सेना इज़ बिल्कुल अलग एक क्षेत्र है जहाँ से राष्ट्रवाद, अच्छा काम करने की इच्छा, देश के लिए ईमानदारी से काम करने की इच्छा जो होती है वो वहीं से जागृत होती है। और मुझे लगता है छोटी ऋतु, आपने कहा, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। एंड आई एम, जैसे मैंने कहा, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं एक सैनिक परिवार में पैदा हुई और इतना कुछ सीखने को मिला, और जो देशभक्ति कूट कूट कर भरी गई है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैम, बड़ा निजी सवाल है। अमूमन जब हम फ़ौज के परिवारों से होते हैं तो जब हमारे पिताजी घर के बाहर कदम रखते हैं और कहते हैं कि मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ, तो 2 चीज़ें होती हैं, या तो वो वापस आएंगे या तिरंगे में वापस आएंगे, और इसके लिए खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है। और हमारी माएँ खुद को प्रिपेयर कर चुकी होती हैं और वो हमें भी प्रिपेयर करती हैं। मैम, वो जो दौर, क्योंकि 71 की आपने लड़ाई देखी, वो जो दौर रहा जब पिताजी घर पर नहीं थे, खुद को इतना मजबूत रखना और माँ को भी संभालना, और उस समय माँ को देखना कि वो कैसे अपने आप को संभाल रही हैं, वो दौर मैं एक बार समझना ज़रूर चाहूँगी कि वो कैसा रहा। देखिए, टफ होता है, बोलना आसान है कि यू नो ठीक है आर्मी में है तो ये तो होता ही है, जैसे कहा जाता है ये तो होना ही है, बट बोलना बहुत आसान है। उस जगह रह कर देखिए, इट इज़ एक्सट्रीमली टफ, बहुत टफ है, और मेंटली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, बिकॉज किसी भी वक्त खबर आ सकती है, कुछ भी खबर आ सकती है। तो लेकिन आई थिंक शुरुआत से जब आप शायद शादी करते हैं या उस घर में पैदा होते हैं,
ये माहौल में रहता है, ये बातचीत में रहता है कि मजबूत होना है, स्ट्रांग रहना है, और ये नहीं कि वॉर होने वाली है। मेंटली और फिजिकली हम लोगों को इतना स्ट्रांग बना दिया जाता है, और हम शायद फिजिकली तो एक कल्चर है आर्मी में कि खेलना है, कूदना है, मेंटली शायद इसलिए भी होते हैं क्योंकि जगह जगह जाते हैं, जगह जगह के लोगों से मिलते हैं, तरह तरह की चीज़ें फेस करते हैं। एज अ स्टूडेंट, एज अ चाइल्ड, स्कूल हमने कितने बदले होंगे, कम से कम 20-25 स्कूल बदले होंगे, और आवाज उठानी आ जाती है हर बात रोज पर। आप नई जगह जा रहे हैं, रोज नए लोगों से मिल रहे हैं, रोज नया खान पान देख रहे हैं, मतलब हर 2.5-3 साल में तो जा ही रहे हैं, बदल ही रहे हैं। सो ऑल दिस गिव्स यू अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ, क्योंकि यू आर फेसिंग न्यू सिचुएशंस एवरी डे। हर रोज आप एक नई चीज को फेस करते हैं, और छोटा सा बच्चा, 5 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, 11 साल का बच्चा, आसान नहीं है। कहना आसान है कि क्या एडमिशन्स तो हो ही जाते, लेकिन फिर से एक नई सिस्टम में शुरू करना, फिर से दोबारा से अपने को प्रूव करना, फिर शुरुआत से, फिर ज़ीरो से शुरू करना, तो ये आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाता है। तो बचपन से ये एक माहौल घर में रहता है दैट यू हैव टू बी फिजिकली फिट एंड मेंटली एक्सट्रीमली स्ट्रांग। तो ये चीज़ें आपको फिर तैयार करती हैं। तैयार तो कभी नहीं हो सकते आप, लेकिन आप प्रिपेयर्ड रहते हैं, अंदर से स्ट्रांग आदमी होता है। बिल्कुल मैम, शादी के बाद अमूमन लड़कियां ये उम्मीद करती हैं कि जैसा मेरा घर परिवार हो वैसा ही मेरा ससुराल भी हो, लेकिन ये कहना बहुत आसान है कि हमारी बहू हमारी बेटी है, लेकिन उसे वास्तविक रूप में स्वीकार करना कि हमारी बेटी है, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। शादी के बाद कितना सपोर्ट रहा आपके इन लॉज का आपके साथ? मेरे ससुर जी तो नहीं थे, लेकिन मेरी सास ने मुझे बेटी से बढ़कर सपोर्ट किया है, और मैं जो भी आज हूँ, ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स, मेरी एजुकेशन, मेरे गुरुजन, लेकिन माय मदर इन लॉ है नहीं अब, शी इज़ नो मोर, बट मैं उनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहूँगी, स्पेशली मेरे पॉलिटिकल लाइफ के लिए उनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहूँगी, क्योंकि 2017 में मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली एंड आई वाज नॉट श्योर, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि तुम जाओ, मैं पीछे से हूँ, मैं घर भी देखूँगी और बच्चे भी देखूँगी, विच इज़ अ ह्यूज थिंग। और शुरू से जब मेरी शादी हुई, मेरे घर में जो मेरी सिस्टर इन लॉ है, मेरी जो ननद हैं, वो भी काम करती थी, मेरी जो जेठानी है वो भी काम करती थी, तो बहुत क्लियर था मेरी मदर इन लॉ को, दो शी वाज अनएजुकेटेड, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, सिर्फ अपना नाम लिखना जानती थी, लेकिन अनुभव था जीवन का। शायद हम एजुकेटेड लोग भी वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं जहाँ वो पहुँची। जैसे उन्होंने अपने बच्चों को बड़ा किया, और अपने बच्चों को ही नहीं, अपने परिवार, अब जो बाहर का परिवार, उनको भी आगे बढ़ाया दिल्ली में रहकर। और साथ ही साथ मुझे तो इतना इनकरेज करती थी कि कहती हमारा काम केवल ये होता था अपना पर्स उठाया और चल दिए, पीछे क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। तो आई वॉज़ वेरी फॉर्चुनेट, मुझे बहुत अच्छा परिवार चमोली का है, भेंजवाल लोग हैं, बहुत सुंदर परिवार मुझे मिला, जिसने मुझे, चाहे मेरी मदर इन लॉ हो, मेरे हस्बैंड के बड़े ब्रदर हों, मेरी हस्बैंड के सिस्टर हों, सब ने बहुत इनकरेज किया कि गो आउट, यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, गो डू वेल। क्या बात है, क्या बात है। मैम, जब एक महिला नेतृत्व के रोल में आती है तो क्या उसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है खुद को साबित करने के लिए? क्या आपके लिए भी ये पोस्ट या ये रोल चैलेंजिंग रहा? दीक्षा, क्या आपको नहीं करनी पड़ती है? आई थिंक ये समय अभी भी ये है कि महिला को किसी भी पद पे, कोई भी पद वो क्यों ना हो, उसको संघर्ष दुगना करना पड़ता है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि ज़माना ये चाहता है, हम ये चाहते हैं, बिकॉज़ कहीं ना कहीं ये एहसास अभी भी मन में रहता है कि 500 आंखें मुझे देख रही हैं, और मुझे 100% नहीं, मुझे 200% उस चीज़ को अच्छा करना है। मैं गिर नहीं सकती हूँ, और गिरती भी हूँ तो चुपचाप से फिर उठ के मुझे खड़े हो जाना है और आगे बढ़ते जाना है। सो दिस इज़ समथिंग सबको फेस करना पड़ता है। बदल रहा है, भारत बदल रहा है, वर्ल्ड बदल रहा है, और शायद भारत बहुत तेज़ी से, वर्ल्ड से ज़्यादा तेज़ी से भारत बदल रहा है, लेकिन अभी भी ये बैक ऑफ द माइंड हमें रहता है कि नहीं, पद मिला है, गरिमा रखनी है। और सब पुरुष भी कहते हैं, ऐसा नहीं है वो नहीं कहते हैं, लेकिन शायद हमारे दिमाग में कुछ ज़्यादा ही रहता है। अच्छा मैम, जब एक अध्यक्ष पद पर आप बैठती हैं या एक महिला अध्यक्ष पद पर होती है, तो क्या संवाद करने का तरीका बदल जाता है या कुछ फ़र्क आप पाती हैं? क्योंकि आपने वो दौर भी देखा है जब उस कुर्सी पर कोई पुरुष थे, लेकिन आज जब महिला अध्यक्ष हैं तो क्या संवाद में कुछ फ़र्क आता है? होता है,
थोड़ा सा आई थिंक चीज़ें बदलती हैं, बिकॉज एक महिला का चीज़ों को हैंडल करना अलग होता है, वो नॉर्मल है, वो नेचुरल भी है कि हमारी कार्य करने की शैली अलग होती है, सोच अलग होती है, सेंसिटिविटी होती है, व्यवहार अलग होता है। तो इट्स वेरी नेचुरल कि एक पुरुष उस कुर्सी को में बैठकर किस तरह से अपना काम करेगा, एक महिला कैसे करेगी, थोड़ा बहुत फ़र्क तो नेचुरल है और वो दिखता भी है। लेकिन अगर आपको अपने भाइयों का, पुरुषों का सपोर्ट मिलता है तो इट बिकम्स अ लिटिल ईजियर और आप उस चीज़ को फिर अच्छे से कर सकते हैं। मैम, उत्तराखंड की बेटियों को देखकर आज क्या मन में आता है, क्या आपकी उम्मीदें हैं वहाँ की बेटियों से, क्या संदेश है उनके लिए? देखिए, ऐसा है, हमारी जो संस्कृति रही है, हमारा जो संस्कार रहा है उत्तराखंड का, वो सशक्त संस्कार रहा है। हम लोगों को पढ़ाया जाता था। मुझे पौड़ी की याद है, गर्मियों की छुट्टियों में जब मैं पौड़ी जाती थी तो वहाँ छुट्टियाँ गर्मियों में कम पड़ती हैं, तो मुझे अनगिनत लड़कियां पढ़ने जाती दिखती थी। उनके सफ़ेद सलवार, नीली कमीज, सफ़ेद दुपट्टा लेके दौड़ती हुई मुझे दिखती थी, पढ़ने जाती थी। तो हम बहुत सशक्त रही हैं। लेकिन समाज है, पानी नदी की तरह होता है, बहाव होती हैं चीज़ें, उसमें कुछ कुरीतियाँ आई, कुछ गंदगियाँ आई, जिससे उभरने में हमको समय लगा। लेकिन आज मैं ये मानती हूँ कि उत्तराखंड में बहुत से मौके दिए जा रहे हैं, शिक्षा दी जा रही है, स्वास्थ्य की चिंता हो रही है और बच्चियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित ही नहीं किया जा रहा है, उन्हें मौके भी दिए जा रहे हैं। हमें इस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहिए और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन महिला जननी भी है, बिल्कुल, तो महिला को तो मल्टीफेसेटेड होना ही पड़ेगा है, देयर इज़ नो डाउट। अगर आप मुझे अभी 10 काम करने को कहेंगे, मैं कर सकती हूँ। शायद मैं आपके यहाँ बैठी हूँ लेकिन मेरा दिमाग कहीं और भी चल रहा है कि मुझे ये चीज़ें भी करनी। सो वी आर मल्टी फैसेटेड एंड इट इज़, आई थिंक ईश्वर ने हमें वो ताकत दी है, बिल्कुल, कि हम 5 काम एक साथ कर सकते हैं। वो ताकत हम में है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। उत्तराखंड प्रदेश में आप जानती हैं 50% हमें जिला पंचायत चुनाव में रिजर्वेशन है। अब हमें विधानसभा में भी मिलने वाला है, जैसे कि आप लोग जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री इस चीज़ का इस पर कार्य कर रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो बहनें हैं, जिस तरह के माहौल में, एटमॉस्फेयर, देवभूमि में रहती हैं, एक अलग एनर्जी है, एक अलग ताकत है। उस एनर्जी, ताकत और इस अपॉर्चुनिटी को लेकर खूब ऊंची उड़ान भरेंगी और प्रदेश और देश का नाम ऊंचा करेंगी। निश्चित रूप से देवभूमि उत्तराखंड में अब नारी शक्ति का वंदन हो रहा है और उसका जीता जागता उदाहरण है अध्यक्ष पद पर एक महिला का काबिज होना। और निश्चित रूप से बहुत सी बेटियों को मैम प्रेरणा देगा। और मुझे लगता है कि वो जो अब ये सोचती हैं कि शायद हमारा जीवन इतना ही है और हमें इतने में ही रहना है, शायद वो भी अब बंधन तोड़कर बाहर कदम बढ़ाएंगी, क्योंकि उन्हें आपसे प्रेरणा मिलेगी। मैम, अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। ये सेगमेंट है रैपिड फायर। तो हमारे सवाल का बहुत कम शब्दों में जवाब होगा। तो मैम, शुरुआत करते हैं। राजनीति आपके लिए क्या है, अगर राजनीति को एक शब्द में बांधना हो तो? सेवा। मैम, आपकी जिंदगी का रोल मॉडल कौन है? अगर पर्सनली पूछेंगी तो माय फादर। और प्रोफेशनली? तो बहुत है। प्रोफेशनली, पॉलिटिकली जब मैं थोड़ा सा ज्ञान हुआ मुझे, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, आज मोदी जी हैं। मैम, सदन या घर, ज्यादा अनुशासन कहाँ है? प्रयास करती हूँ दोनों जगह अनुशासन रहूं, क्योंकि अनुशासन खून में है। क्या बात है। मैम, इतिहास में कौन सी वो महिला है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है, चाहे वो राजनीति के इतर भी कोई और हो, लेकिन जिसने आपके जीवन पर प्रभाव डाला है? देखिए, अगर एकदम से तुरंत से मेरे अगर आप कहेंगे तो गौरा देवी थी। आज हम इन्वायरमेंट की चिंता कर रहे हैं, इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। शी वॉज टॉकिंग इन द 50s एंड 60s। चिपको आंदोलन एक हमारे यहाँ हुआ था, पेड़ से चिपकी थी महिलाएं, उन्होंने कहा था हम काटने नहीं देंगे आपको। सो शी इज़ अ ह्यूज इंस्पिरेशन, क्योंकि उस समय जब ऐसी बातें शायद होती नहीं थी, ऐसी चीज़ों के बारे में कोई चिंता नहीं करता था, उस वक्त उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक महिला इस चीज़ की चिंता कर रही थी। सो शी इज़ अ ह्यूज इंस्पिरेशन फॉर मी। बिल्कुल, और निश्चित रूप से आज इस बदलाव की आवश्यकता भी है। जिस मैटर को हम पूरे ग्लोबल टेक्स्ट पर हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं, आज उसकी ज़रूरत है। मैम, राजनीति में जब आपने पहली बार कदम रखा, मन में क्या था?
बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है और सडनली मिल रही है, और इस अपॉर्चुनिटी को मुझे सेवा किस तरह से मैं लोगों तक पहुंच पाऊं और किस तरह से वो कार्य कर पाऊं जो मेरे मन में थे, पर मैं कर नहीं पा रही थी। उन चीज़ों को मैं नहीं कर पाती थी क्योंकि मेरी आवाज़, मैं बोलती थी लेकिन सुनते कम थे लोग। आज मुझे विधायक बनने के बाद एक प्लेटफॉर्म मिल गया है कि मैं जो बोलूँगी वो शायद सुनेंगे, सुना जाएगा और कुछ कार्यों में शायद इम्प्लीमेंटेशन भी हो पाएगा, ज़मीन पर वो चीज़ें मैं देख पाऊंगी। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ मेरे मन में थी जब मैं राजनीति में, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली। बिल्कुल मैम, एक राजनीतिज्ञ में वो कौन सा गुण है जो ज़रूर होना चाहिए? एक गुण। हम्बल, एक्सट्रीमली हम्बल एंड पैशनेट। 3 बता देती हूँ। हार्ड वर्किंग, पैशन नहीं है ना तो जीवन में कहीं किसी भी काम, बिल्कुल है ना, आप एंकरिंग कर रही हैं, आप इफ़ यू आर नॉट पैशनेट अबाउट इट, आप नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो ज़बरदस्ती किसी चीज़ में आना कोई फ़ायदा नहीं है। जो काम हो वो दिल से हो। बिल्कुल हम्बल होना चाहिए, क्योंकि पद भी मिलते हैं तो ज़मीन से, जड़ों से जुड़े रहना बहुत आवश्यक है, और हार्ड वर्किंग, धैर्य, पेशेंस, ये होना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल मैम, आप लेखिका भी हैं, आपने पुस्तकें भी लिखी हैं। अगर अपने जीवन को आप एक पुस्तक में लिख दें तो उसका शीर्षक क्या होगा? बहुत कठिन आपने ये बिल्कुल सीधे ही शीर्षक पूछ लिया है। मे बी जस्ट ऋतु, बदलती ऋतु और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। मैम, विमेन लेड डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, एक शब्द में अगर आप नेतृत्व को परिभाषित करें। फॉर विमेन लेड, फॉर विमेन, हार्ड वर्क, आई थिंक, लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बी मॉडल्स फॉर यंगस्टर्स, टेक द अपॉर्चुनिटी, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली हुई है उसको इस तरह से इस्तेमाल करें कि आप कुछ लोगों को इंस्पायर कर सकें। सो इंस्पिरेशनल। मैम, हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ? I'm a happy person and God has given me so much कि मैं हमेशा से खुश रहती हूँ, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में खुशी मिलती है, चाहे वो बच्चे अच्छा करें, हस्बैंड ठीक रहें, पिता के बारे में जब सुनती हूँ या जिस तरह से उन्होंने राजनीति की उसके बारे में जब मुझे बोला जाता है, आई फील वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि आई कम फ्रॉम अ फैमिली, सैनिक परिवार से हूँ, और बहुत अच्छा भगवान की कृपा रही है कि बहुत अच्छा जीवन जिया है। क्या बात। सो आई एम एब्सोल्युटली ब्लेस्ड। मैम, टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ? Turning point of my life was, I think, marrying into a family which was extremely supportive. मेरे हस्बैंड ने भी मुझे, मैं पढ़ाने में बहुत इच्छुक नहीं थी क्योंकि छोड़े हुए काफ़ी समय हो गया था। He pushed me into it. So I think turning point मेरा जो आया after I got married was the extreme support जो मुझे अपने in-laws के घर में मिला कि महिला कुछ भी कर सकती है, You have the education, go out and get it, करो, उसको करो, किसी चीज़ में रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, बढ़ो और अपने शिक्षा को यूज़ करते हुए समाज में कुछ अच्छा काम करो। So I think getting married into the right family was a huge turning point in my life. मैम, वैसे तो महिलाओं में बहुत ज़्यादा पेशेंस होती है, शक्ति होती है, बल होता है, लेकिन कभी कभी एक ऐसा पल होता है कि आंसू रुक नहीं पाते। क्या ऐसा कोई पल कभी ज़िंदगी में आया? आते हैं, बहुत आते हैं, एंड सेंसिटिविटी क्योंकि होती है, और ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सनल चीज़ों से ही आए। बहुत बार राजनीति में भी ऐसा कुछ चीज़ आप देख लेते हैं जिसे देख के लगता है कि हम अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे, ये मैं क्यों नहीं कर पाई, या ये मेरी आँखों के सामने 8 साल मुझे राजनीति करते हुए हो गया है, ये चीज़ मुझे अभी तक क्यों नहीं पता चली। एंड नॉट पर्सनली, सी वी वांट टू डू गुड, एंड व्हेन यू रीच आउट टू दैट लास्ट पर्सन, और 8 साल के बाद जब यू रियलाइज़ कि 8 साल लग गए मुझे यहाँ तक पहुँचते हुए, इस व्यक्ति तक पहुँचते हुए, तब बहुत बार, और बहुत रिसेंटली मेरे साथ हुआ है, आई रीच्ड अ यंग चाइल्ड हु इज़ मेंटली चैलेंज्ड, एंड इन कोटद्वार आई रीच्ड आफ्टर 4 years। मुझे उस दिन मतलब अपने आप आंसू गिर गए कि
इतना कुछ होने पर भी, सारा कुछ होने पर भी इस बच्चे तक पहुँचते पहुँचते मुझे 4 साल लग गए। सो देयर आर मैनी मोमेंट्स इन लाइफ कि आपको लगता है अपने आप ही आंसू बह जाते हैं, अपने आप ही मैम, आंसू- इसीलिए जो नए भारत की कल्पना है ना विमेन लेड डेवलपमेंट की, वो सटीक इसीलिए है कि जो ममता का भाव एक नारी में है, एक महिला में है, वो राजनीति को राजनीति की तरह नहीं, एक अपनेपन की तरह ले। Absolutely, शायद इसीलिए नारी जब नेतृत्व में आती है तो वो बदलाव ले आती है। मैम, पिता की कोई एक सीख जो आज भी आपको याद है? सबसे बड़ी सीख जो उन्होंने मुझे दी है कि देश की सेवा हर समय होनी चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ बॉर्डर पर ही रहकर एक सैनिक देश की सेवा कर सकता है। इस देश का हर एक नागरिक देश की सेवा कर सकता है, और वो चाहे कहीं पर पानी का नल बंद करना हो, बिजली का स्विच ऑफ करना हो, कूड़ा सड़क पर ना फेंक कर अपनी जेब के अंदर रखना हो, ये सब जो है वो देशभक्ति कहलाता है। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम हिम कि देशभक्ति सिर्फ गोली खाना नहीं है, देश की सेवा करना भी देशभक्ति है, और बहुत बड़ी देशभक्ति है। तो ये मैंने अपने पिताजी से सीखा। और ये वो सीख है जो फौज में भी उन्होंने अपने जीवन में अपनाई जी। और उत्तराखंड का जब संभाला तो भी उन्होंने सबको छोटी से छोटी सीख में इसे जरूर इंक्लूड किया। मैम, उत्तराखंड आपके लिए सिर्फ एक शब्द में? मेरा प्यारा प्रदेश, मेरी जन्मभूमि, मेरी कर्मभूमि। क्या बात है मैम, बिल्कुल क्लोजिंग पर आ गए हैं हम इस कार्यक्रम के। हम कहते हैं ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसे महिलाएं बहुत खूबसूरत बना देती हैं, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी में रंग भरने वाली दरअसल महिलाएं होती हैं, चाहे वो किसी भी रिश्ते के माध्यम से भरें। जी। इस खूबसूरत सी ज़िंदगी के नाम एक खूबसूरत सा संदेश जो आप तमाम महिलाओं के साथ साझा करना चाहेंगी। देखिए, हम ब्लेस्ड हैं कि हम महिला हैं। वी आर रियली प्राउड, और खुश होना चाहिए कि हम महिला हैं, जननी हैं। हम इस जो धरती पर जो चल रही है सिविलाइजेशंस, उसकी हम जननी हैं। बहुत बड़ा दायित्व है हमारे पास, बहुत बड़ी जिम्मेवारी ईश्वर ने दी है, जहाँ एक तरफ हमें जनना है, दूसरी तरफ हमें आज के समय में उस धरती को कैसे रखना है, कैसे बचाना है, कैसे आगे बढ़ना है, चाहे वो विकसित किस तरह से होना है, किस तरह से देश को, प्रदेश को आगे ले जाना है, इसकी जिम्मेवारी हमको मिली है। और इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना है। 21वीं सदी शुड बी ऑल अबाउट वुमेन, हमारे बारे में होनी चाहिए, क्योंकि आज हमें मौके बहुत मिल रहे हैं, और ख़ासकर हिंदुस्तान में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, और हमें इस मैन्स वर्ल्ड को धीरे धीरे इक्विलिब्रियम में लाना है, एंड इट शुड बिकम द वर्ल्ड ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन। क्या बात है मैम, आप सनसेट टीवी के इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हुई, आपने अपने पूरे जीवन को हमारे साथ साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू दीक्षा। और मैम, हम उम्मीद करते हैं कि नारी शक्ति, नारी नेतृत्व उत्तराखंड में बड़ा बदलाव लाए, और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऋतु जी सिर्फ विधानसभा की अध्यक्ष नहीं है, उस विश्वास की अध्यक्ष हैं जो हर उस लड़की के दिल में पलता है, जो सोचती है क्या मैं भी ये कर पाऊंगी। इनका सफर बताता है कि जब इरादे मजबूत हो तो कुर्सियां नहीं, इतिहास खड़ा होकर सलाम करता है। अपना आसमान में अनगिनत सपनों को फैलाने की इन्होंने हम सबको हिम्मत दी है। तो देर किस बात की, आप भी अपने हौसलों के पंख फैलाइए और उड़ जाइए इस उन्मुक्त आसमान में, और बना लीजिए इसे अपना आसमान। इसी बात के साथ अभी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार। उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो, इधर से ज़मीन ने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो, इरादों की टोली लिए साथ में उजाले रचाने चली, न देश बनाने चली। सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।